नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है सामान्य विज्ञान। और सामान्य विज्ञान में से भी जो भौतिक विज्ञान है उसकी बेसिक चीज़ों को हम समझेंगे। सीईटी परीक्षा को देखते हुए हम इन चीज़ों को समझेंगे, जिसकी उम्मीद है कि सीईटी हमसे पूछेगा, सीईटी एग्जामिनर हमसे पूछेगा। और पहले भी हमने देखा है जो 10th प्लस 2 लेवल के एग्जाम्स होते हैं उनमें ये चीज़ें पूछी जा चुकी हैं। तो जो सीईटी है वो बेसिकली एक ही एग्ज़ाम होना है, और वो यानी कि 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन लेवल पे मेरे हिसाब से एक ही एग्ज़ाम गवर्नमेंट लेगी, और उस हिसाब से हम इस चीज़ को समझेंगे। तो करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट। तो हम देख लेते हैं कि भौतिक विज्ञान में जो बेसिक टर्म्स आती हैं वो क्या क्या हैं। देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे कि क्या डिस्टेंस यानी कि दूरी क्या होती है। दूरी को समझेंगे, दूरी क्या है। इसके लिए हम समझ लेते हैं कि मान लीजिए ये पॉइंट ए है और एक ये पॉइंट बी है, एक ये पॉइंट बी है। ए और बी के बीच में डिस्टेंस को समझेंगे हम। अब ये मान लीजिए एक शहर है ये, और शहर की ये ए का घर है और ये बी का घर है, और ये गलियां ऐसे जाती हैं, गली गई और ये इधर से आया, इधर से आया, इधर से आया, ऐसे करके ये गली ऐसे करके इसके घर पे ये गली ऐसे पहुंचती है। ए से बी के घर तक जाने में जो गलियां हैं वो सीधी नहीं है, वो टेढ़ी मेढ़ी हैं, और वहां तक जाने के लिए काफी बार मुड़ना पड़ता है। तो उससे क्या है कि देखो ये इतना डिस्टेंस इसको कवर करना पड़ेगा। अब डिस्टेंस क्या हुआ, ये पूरा डिस्टेंस यहां से ऐसे कैलकुलेट करेंगे, ए से बी का डिस्टेंस। ये जो पाथ है इस पाथ को हम कैलकुलेट करेंगे तो ये होता है डिस्टेंस। हम सब समझ गए हैं ये डिस्टेंस क्या होता है। जहां से एक्चुअली कोई चीज ट्रेवल की है, जैसे अगर मान लो कि ये राम है और ये श्याम है, ये श्याम का घर है। राम ने कुल कितना सफर तय किया अपने घर से श्याम के घर तक जाने में, वो कहलाता है हमारा डिस्टेंस यानी कि दूरी। ये समझ गए दूरी को। इसका ही एक और टर्म हम समझेंगे कि एक आती है हमारी डिस्प्लेसमेंट, यानी कि विस्थापन। विस्थापन हम किसे कहेंगे, अब समझ लेते हैं हम इसी राम और श्याम से के। अब हम देखते हैं कि वो इनिशियली इस पॉइंट पे था, शुरुआती बिंदु उसका ए था, और वो अंत में बी बिंदु तक पहुंच गया। वो कुल कितना डिस्प्लेस हुआ, इसके बीच में एक स्ट्रेट लाइन में लाइन खींच दो और इसका ये नाप लो कि ये लाइन कितनी लंबाई की ये लाइन हुई है। शॉर्टेस्ट जो पाथ होगा ए से बी के बीच में वो कहलाता है डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन। ये कितना विस्थापन हुआ हम इसको समझेंगे। अब इस बात से एक जो चीज हमने सारी समझी है, ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अब ये मान लीजिए ये 2 किलोमीटर था और ये वाला पाथ यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 1 किलोमीटर था, एक यहाँ से यहाँ तक था, एक यहाँ से यहाँ तक था, और आधा किलोमीटर मान लीजिए ये था, और ये मान लीजिए कितना हो गया 2, और एक ये मान लीजिए एक तो 2 किलोमीटर ये हो गए। तो ऐसे था ये। अब ये कुछ ज्यादा किलोमीटर बन जाएगा, समथिंग अराउंड 2 3 4 5 और 2 7 7.5 किलोमीटर ये बन जाएगा लगभग। और ये जैसे हम नापेंगे तो 2 3 4 और 4.5 किलोमीटर ये इतना बन जाएगा, मान लेते हैं। देखो इससे क्या चीज साबित होती है कि जो
डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट है, उसमें एक रिलेशन बनता है। कैसे रिलेशन बनता है कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्टेंस से ज्यादा कभी भी नहीं हो सकती, वो डिस्टेंस के बराबर हो सकती है। बराबर कैसे हो सकती है? अगर हम मान लें, अगर हम ये बात मान लें कि जो ए और बी दूरी थी वो गली बिल्कुल सीधी थी। अगर एक सीधी गली होगी तो उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमेशा ही बराबर रहेंगे। ये बात समझने की है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आप समझ गए हो मेरे हिसाब से। डिस्टेंस तो होता है एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड, जो वास्तविक रास्ता उसने तय किया, और डिस्प्लेसमेंट होता है वो मिनिमम रास्ता कौन सा हो सकता था। अगर वो छतों के ऊपर से भी कूदता हुआ जाए तो मिनिमम शॉर्टेस्ट पाथ उसका क्या हो सकता है, वो कहलाता है हमारा डिस्प्लेसमेंट, यानी कि विस्थापन। हम समझ गए हैं इस बात को, और हम अगला पॉइंट देखते हैं क्या है। स्पीड। स्पीड यानी कि गति। बाइक तो सब चलाते हैं, साइकिल चलाते हैं, उसकी कुछ गति होती है। कहते हैं 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ऐसे स्पीड का ये एक फॉर्मूला, क्या बोलते हैं इसको, यूनिट है, और इसको अच्छे समझते हैं। गति, गति के साथ दो चीजें जुड़ी हुई हैं। एक तो जुड़ा हुआ है डिस्टेंस, एक जुड़ा हुआ है हमारा टाइम, समय। दूरी और समय इससे सीधे सीधे संबंधित है। अब बात दूरी की है और समय की है, डिस्प्लेसमेंट की नहीं है, डिस्टेंस की बात है, दूरी की बात है। तो क्या है कि वो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक कितने समय में पहुंचा, यानी कि उसकी टोटल कितना डिस्टेंस उसने कवर किया, कितने समय में किया। मान लीजिए जो ये रास्ता था, टेढ़ा रास्ता जो था वो पड़ता था 8 किलोमीटर, उसको घंटे लग गए 2 पहुंचने में। तो यहां जो गति आती है, स्पीड आती है, वो आती है 4 किलोमीटर पर आवर। ये उसकी गति यहां से निकल के हमारे पास आती है। और इससे अगली जो टर्म है वो है वेलोसिटी। वेलोसिटी यानी कि वेग। तो हम वेग को समझेंगे कि वेग कैसे है और उसको कैसे आप निकालते हैं। देखिए, वो तो था 8 किलोमीटर। अब मान लीजिए जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो 4 किलोमीटर है और समय उसने 2 घंटे ही लगाया है। तो यहां पे जो इसका वेलोसिटी निकलेगा, वेलोसिटी का फार्मूला है डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 4 किलोमीटर, और समय उसने कितना लगाया? 2 घंटे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 किलोमीटर पर आवर। अगर टोटल डिस्टेंस 4 किलोमीटर टोटल डिस्प्लेसमेंट 4 किलोमीटर हुई है और टाइम 2 घंटे लगा है, तो क्या आ गया है हमारे पास? 2 किलोमीटर पर आवर। ये इसका फॉर्मूला है। हम वेलोसिटी को समझ गए हैं, हम डिस्टेंस को समझ गए हैं, स्पीड को समझ लिया हमने, 4 चीजें हमने समझ ली है। तो इससे अगला आता है हमारे पास एक्सेलरेशन। एक बार इसको रब कर देते हैं। एक्सेलरेशन को समझ लेते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं त्वरण। बहुत कॉमनली यूज होती है ये, और शुरुआती दौर में एक्सेलरेशन को समझने में बहुत दिक्कत आती है। तो इसको हम डिटेल से समझेंगे, आराम से, बिल्कुल शांत दिमाग से सीखने के लिए हम आए। देखिए, एक्सेलरेशन क्या होता है, बहुत ही शांत दिमाग से सीखने वाली बात है।
ये सीधे सीधे संबंधित है वेलोसिटी से। आप स्पीड से अपने माइंड से स्पीड को निकाल दीजिए और डिस्टेंस को निकाल दीजिए। डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी पे ये आधारित है। इसका सीधा संबंध वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट से है। मतलब कि जो वेलोसिटी है उस वेलोसिटी में कितना बदलाव आया है किसी समय में, एक समय के बाद। यानी कि हम समझेंगे कि देखो, मान लीजिए मैं बाइक ड्राइव कर रहा हूं, मेरी बाइक 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है। मैंने एक्सेलेरेटर घुमाया और मेरी स्पीड 60 से बढ़ के 80 चली गई, और जो 60 से 80 तक जाने में जितना समय लगा वो था 4 सेकंड 5 सेकंड। तो हम ये समझते हैं कि वेलोसिटी में कितना बदलाव आया और उस बदलाव को आने में कितना समय लगा, वो चीज होती है हमारी एक्सेलरेशन। अभी हम देख लेते हैं कि इससे अगला पॉइंट मोमेंटम क्या है। मोमेंटम यानी कि संवेग। इसका फॉर्मूला जो होता है इसको हम लिखते हैं P से m मल्टीप्लाइड बाय v, मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी। अगर कोई इंसान जैसे 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा है और उसका वजन है 40 किलोग्राम, 40 मल्टीप्लाइड बाय 60 2400, इसका रिजल्ट आ गया। ऐसे हम मोमेंटम को निकालते हैं। अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास कम है तो भी उसका मोमेंटम कम होगा, अगर उसकी स्पीड कम है तो भी उसका मोमेंटम कम होगा। और अगर देख लीजिए, एक बात समझिए, मान लीजिए एक हाथी है, वो चल रहा है स्पीड से 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, और एक मक्खी है छोटी सी, इस तरफ आई है और उसका वेट है कोई 0.0002 ग्राम, ऐसा कुछ करके है, और उसकी जो वेलोसिटी है वो है 20 किलोमीटर पर आवर, और इनके आपस में टक्कर हो जाती है। तो आप समझिए कि कौन पीछे हटेगा और किसकी मूवमेंट ज़्यादा होगी। बेसिकली वो कम स्पीड से है हाथी, तो इस केस में मोमेंटम हाथी का ज़्यादा है, क्योंकि हाथी का जो मास है वो मक्खी से कहीं ज़्यादा है। और जो स्पीड की हम बात कर लें तो उसकी 20 किलोमीटर पर आवर है और इसकी 2 किलोमीटर पर आवर है। स्पीड में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ 10 गुना ज़्यादा स्पीड से चल रही है, लेकिन इसका जो मास है इससे कई 100 गुना ज़्यादा है। जब हम मास को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट में आता है मोमेंटम। और कोई ऑब्जेक्ट जब रेस्ट में होता है तो उसका जो मोमेंटम है वो 0 होता है। ये बात आप यहाँ से समझ लेते हैं। इसके बाद हम समझते हैं फोर्स। फोर्स क्या है? फोर्स को समझने के लिए हमें समझने होंगे न्यूटन्स के तीनों नियम। न्यूटन सर अपने तीनों नियम में हमको क्या सिखाते हैं और क्या वो नियम है। न्यूटन सर ने जब ये नियम बनाए तब फिजिक्स के अंदर इन चीज़ों को समझ पाना एक जबरदस्त पहेली थी जो कि अनसुलझी थी, और उसको सोल्व किया न्यूटन सर ने अपने 3 नियमों के द्वारा। ये 3 नियम क्या हैं हम इसको समझेंगे हमारी अगली वीडियो में, जो कि जल्द ही आपके बीच आएगी। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को आप प्लेलिस्ट बना लें, उसको सेव कर लो आपके फ़ोन के अंदर, और आने वाली वीडियोज़ इसके साथ ही कंटिन्यू करेंगी और हम सारी पूरी फिजिक्स को पढ़ेंगे, पूरी साइंस को समझेंगे।
CET का बात ये आप समझ लो कि जो CET एग्जाम गवर्नमेंट ने लेना है, मेरा ये मानना है कि CET एग्जाम टोटली 10वीं क्लास के सिलेबस पे डिपेंडेंट होगा, क्योंकि जो CET का फॉर्म भरा है वो 10वीं से ग्रेजुएट तक के बच्चों ने भरा है। तो 10वीं का जो निम्न स्तर वाला बच्चा है, यानी कि जो उस कैटेगरी का CET कैटेगरी बना देते हैं, हम समझ लेते हैं CET एक कैटेगरी है, तो उस कैटेगरी में जो 10वीं क्लास का वाला बच्चा है वो सबसे लोएस्ट है उसमें, जैसे उससे ऊपर +2 है, उससे ऊपर ग्रेजुएट है, उससे ऊपर पोस्ट ग्रेजुएट है। तो कि 10वीं वाला बच्चा भी उस एग्जाम को दे पाए, इस वजह से CET को 10वीं के पैटर्न पे सेट किया जाएगा। 10वीं तक की हम मैथ साइंस वगैरह क्लियर करेंगे, उसी के बेस पे CET होना है। सीरियसली लें, आपके पास टाइम है, CET होने में अभी टाइम है, आप अच्छे से अपना सिलेबस कवर करें, हमारे साथ बने रहें, आपको हर एक टॉपिक करवा दिया जाएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।